हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वनस्पति विज्ञान के बारे में जाना। अब हम इस वीडियो में जीवशास्त्र के बारे में सुनेंगे कि क्या कुछ इसमें बताया गया है। आइए सुनते हैं। जीवशास्त्र। वनस्पति शास्त्र के पश्चात आपको जीवशास्त्र की ओर ध्यान देना चाहिए। इस शास्त्र का संबंध शारीरिक गठन, दैहिकी तथा प्राणी जगत के अन्य विभागों से है। यह उत्तम होगा कि आप जीव संबंधी तथ्यों को जानें तथा मानव शरीर संबंधी समस्याओं को समझने की चेष्टा करें, जिनका संबंध पूर्ण मानव विज्ञान से है, जिन्हें निकट भविष्य में रचनाबद्ध होकर प्रकाश में आना है। उपलब्ध ज्ञान को जीवशास्त्र की चरम सीमा नहीं मान लेना चाहिए। मेधावी मानव चेतन जगत में एक विशेष स्थान रखता है तथा उसे मात्र सामानों में प्रथम न समझे। जीवशास्त्र को उन सब विषयों को अपने अंतर्गत प्रविष्ट करना होगा जिनका संबंध निम्न स्तर की मानव प्रजातियों से है। प्रजीवा से लेकर पुरुषाव वानर तथा अन्य कपि मानव प्रजातियां, उषो मानव, पाटल कीट प्रजाति, पश्चादुषो मानव, चीन मानव प्रजाति आदि ऐसी शारीरिक क्रियाएं जो मानव तथा अन्य जीव जंतुओं की साझी हैं, उनका अध्ययन मानव मनोविज्ञान के साथ निकटतम संबंध रखते हुए ही होना चाहिए। यथार्थ में उनका संबंध जीवशास्त्र से नहीं है। श्वास लेते समय, भोजन पचाते समय, संभोग करते समय मानव पशु तुल्य नहीं होता, बल्कि ये क्रियाएं करते समय उसका व्यक्तित्व पृथक होता है। ऐसा विचार करना भी पूर्णतया ठीक नहीं है। इस मानव संबंधी जीवशास्त्र को खोज के उद्देश्यों के लिए मनोविज्ञान से पृथक किया जा सकता है। सामान्य मानव व्यक्तित्व एक तथा अविभाजित है। मानव शरीर में होने वाली पाचन तथा श्वास प्रश्वास क्रियाएं जीव वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों दोनों के लिए हैं। मानव तथा अन्य जीव मात्र में एक विभाजक रेखा खींचने की गंभीर भूल से बचें। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप मानव को एक भिन्न प्राणी माने। यह निश्चित है कि उसका विकास वानरों से हुआ है, परंतु अब मानव प्रजाति अत्यंत आश्चर्यजनक प्रजातियों में से एक है। आपको अपने जीवशास्त्र का अंत उसके दैहिकी तथा शारीरिक विभागों के साथ वानरों के समान ही करने का अभ्यास डालना होगा। अभी भी मानव को अत्यंत विकसित स्तनपायी प्राणियों की श्रृंखला की एक अन्य कड़ी नहीं समझिए। मनुष्य के संश्लिष्ट विज्ञान को मानव प्रजाति के एक नए आरंभ स्थल के रूप में ग्रहण कीजिए। पर्वतीय प्रदेश में निर्धन किसानों के मकानों की अटारी के रूप में, जिनके नीचे वाले फर्श सुअरों तथा गौओं द्वारा मलिन कर दिए गए हैं। इस प्रकार अत्यंत साहस से मानव का जीवशास्त्र के पंगु बनाने वाले शिकंजों से उद्धार करें। आइए हम इस महान विज्ञान की परीक्षा करें तथा व्यक्तिगत शिक्षा में इसका क्या स्थान होना चाहिए निश्चित करें। बहुत से बच्चे कुछ जंतुओं से बड़ा स्नेह करते हैं। बच्चों की इस जन्मजात रुचि को जीवशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। वनस्पति शास्त्र की अपेक्षा कहीं अधिक कुशलता से जीवशास्त्र वर्गीकरण के अर्थ तथा विधि से हमें प्रभावित कर सकता है। विज्ञान की कोई अन्य शाखा आपको इस अपेक्षित प्रशिक्षण को नहीं दे सकती। आपको महत्वपूर्ण प्रभेदों, प्रजातियों, संततियों, परिवारों, उपविभेदों, भेदों, श्रेणियों, प्रवृत्तियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए तथा प्रत्येक समूह को भिन्नता प्रदान करने वाले विविध गुणों का निरीक्षण करना होगा। जीवशास्त्र आपको मानव शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन के लिए तैयार करता है। यह ज्ञान आपके स्वास्थ्य की रक्षा तथा शारीरिक कार्यकुशलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अध्ययन से आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाएगी और आप काम संबंधी विषयों के बारे में स्वाभाविक तथा तर्कसंगत बातचीत करना सीखेंगे। आप कोषों, तांतों, अंगों, जीवों, वंश परंपरा, विचरण, उत्परिवर्तनों, अनुकारिता, सहजीवन, वित्तीय सूत्रों तथा वित्रयक इत्यादि के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अंततोगत्वा आप जीवन के मूल, विकासवाद, टेलियोलॉजी तथा आत्माधारित जीवनवाद की मूलभूत समस्याओं के विषय में विचार कर सकेंगे। जीवशास्त्र आपको छोटे से छोटे कीटों
से आरंभ करके महानतम बौद्धिक विकास की ओर ले जाता है। जीवशास्त्र ही आपको जीवनोत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धांतों से परिचित कराता है। जीवशास्त्र ही आपको जीवन उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धांतों से परिचित कराता है तथा दैवी सृष्टि के सिद्धांत का निराकरण करता है। मनुष्य तथा अन्य प्राणी क्रमशः एक केसिन से विकसित हुए हैं। ये या तो चिरंतन हैं या पृथ्वी के इतिहास में किसी अत्यंत प्राचीन युग में इनका विकास अचेतन पदार्थ से हुआ होगा। अर्हेनियस ने यह सुझाया था कि बीजाणु किसी विकिरण दबाव के कारण किसी अन्य ग्रह से पृथ्वी पर आ गए अथवा केल्विन के अनुसार यह उल्कापातों द्वारा लाए गए। इस प्रकार के विचार समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तो फिर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रश्न उठता है, क्या प्राणी तत्व जैसे ऊर्जा तथा पदार्थ अपने आप में एक चरम तत्व है या इसका व्युत्पादन इन्हीं से हुआ है? यह स्वीकार करने में कोई सैद्धांतिक कठिनाई नहीं है कि प्राणी तत्व तथा जड़ पदार्थों में केवल मात्रा का नहीं बल्कि प्रकार का भी अंतर है। दर्शन शास्त्र को एक या एक से अधिक मूल तत्वों को मान्यता प्रदान करनी होगी। इससे परे बुद्धि का जाना असंभव है। इसे कुछ चरम सत्यों पर तो रुकना ही पड़ेगा। अतः यह धारणा युक्ति संगत है कि प्राणी तत्व की उत्पत्ति अचेतन पदार्थ से नहीं हुई है, बल्कि प्रकृति के स्वतंत्र उपकरण के रूप में इसका अस्तित्व रहा है। यह अपने ही विकास के नियमों के आधार पर पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों में प्रसार पाती रही है। जहाँ तक हमारा ज्ञान है, सारा जीवन पूर्व जीएस से ही उत्पन्न होता है। यह पूर्णतया आवश्यक नहीं है कि हम ऐसी कोई धारणा बना लें कि यह सार्वभौम सिद्धांत पूर्व स्वयं समय में कभी लागू नहीं होता या शस्त्रोत्पत्ति को रेडी स्पेलनजानी पाश्चियर ने अपने अनुसंधान कार्य के द्वारा असंभव बताया है। आपको अपनी बुद्धि के लिए ऐसी अनावश्यक कठिनाई नहीं पैदा कर लेनी चाहिए। यदि आपको चेतन तत्व की जड़ पदार्थ से सहज विकास की धारणा को श्रेय देना असंभव प्रतीत हो, दर्शन शास्त्र किसी ऐसे दवा में नहीं कि वह जड़ पदार्थों का संबंध चेतन पदार्थ से ही स्थापित करे। ऐसा अद्वैतवाद अवैज्ञानिक है। इसलिए यदि आप ऐसा सोचें कि चेतन तथा जड़ पदार्थ परस्पर परिणत नहीं हो सकते, तो जीवन ऊर्जा तथा पदार्थ के समान सहज जात तथा शाश्वत है, ऐसी उपधारणा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तब आपको जीवन मूल की समस्या के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुख्य बात तो यह है कि आपको जीवन की दैवी उत्पत्ति में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस उलझे हुए प्रश्न की एक दिशा और भी है। टी.एच. हक्सले लिखते हैं, यदि मुझे भौमिकीय समय के अगाध गर्त से परे देखने का अधिकार मिल जाए, उस उल्लिखित दूरस्थ युग में जबकि यह पृथ्वी अभौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में से निकल रही थी, जिसे ठीक उसी प्रकार नहीं देखा जा सकता जिस प्रकार एक मानव अपनी शैशवावस्था की बातें नहीं स्मरण कर सकता, तो मैं जड़ पदार्थों से ही चेतन के विकास के साक्षी होने की आशा कर सकता हूँ। प्रोफेसर जे.सी. बोस ने अपने शोध कार्य द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जड़ तथा चेतन आकारों में पर्याप्त समानता है। धातुओं में थकान होती है तथा उन्हें विषाक्त किया जा सकता है। वे कहते हैं, चेतन अपनी विविध रूपों में जड़ पदार्थों की क्रिया की पुनरावृत्ति मात्र है। वोहलर के प्रथम बार 1828 में यूरिया बनाने के पश्चात कितने ही ऑर्गेनिक रासायनिक यौगिकों का उत्पादन प्रयोगशालाओं में हो चुका है। चेतन प्लूरस का रासायनिक निर्माण निश्चित हो चुका है। इसमें कुछ अत्यंत जाने माने तत्व होते हैं। परान्वित दृश्य की इकाइयां जो कि साकार भक्ष कहलाती हैं, जड़ तथा चेतन पदार्थों के बीच की कड़ी हो सकती है। वस्तुतः उनका यदि कोई अस्तित्व हो तो जीवन के अत्यंत सरल रूप जैसे कि अदृश्य विषाणु तथा अणुजीव विचारणीय विषय हैं। संभव है इनकी उत्पत्ति 13 सहस्त्र कोटि वर्ष पूर्व तापमान तथा वायुमंडल के उचित परिस्थितियों में आमूल नव विकास के रूप में हुई हो।
यह सच है कि रासायनिक पदार्थों की प्रथम चेतन जीवाणुओं में परिणति सदैव ही एक रहस्य रहेगी, परंतु विज्ञान तथा दर्शन को मिलकर प्रकृति को संगठित तथा सुगम्य बनाना चाहिए। मानव मन अद्वैतवाद के तर्क को जानता है, परंतु यदि संभव हो तो उसे निरंतर एक अंतिम निश्चय पर पहुंचना ही चाहिए। मूल तत्वों को एक से अधिक अनुमान करना असंतोषजनक तथा संक्रांतिग्रस्त प्रतीत होता है। एक वह भी समय था जबकि वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से दो तत्वों की स्थिति की अवधारणा करते थे। वे थे ऊर्जा तथा पदार्थ। मूल भौतिक द्रव्य 90 से भी अधिक अविभाजित तत्वों से निर्मित हुआ माना जाता था, परंतु अब हम जानते हैं कि पदार्थ तथा ऊर्जा परस्पर परिवर्तनशील हैं। मूल पदार्थ का 1 ग्राम 6 × 10⁻20 अर्ग ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह वास्तव में ही एक बड़ी आश्चर्यजनक उपलब्धि है कि कुछ प्रत्यक्ष तथा नितांत भिन्न वर्ग जैसे कि ऊर्जा तथा मूल पदार्थ समान धर्म प्रमाणित किए जा चुके हैं। इसे असंभव मानना आज के दार्शनिक को शोभा नहीं देता कि चेतन जीवाणु जड़ पदार्थ से ही उत्पन्न हुए हैं। यदि प्रकृति में अद्वैतवाद की स्थापना बिना तथ्यों की अवहेलना किए हो सकती है तो बड़ा सराहनीय होगा। इसे विज्ञान तथा दर्शन की शानदार विजय माना जाएगा, परंतु यह समय ऐसी विजय के लिए उपयुक्त नहीं। आजकल इन दोनों में से कोई एक वैकल्पिक सिद्धांत स्वीकार किया जा सकता है, जिससे आपको अंधविश्वास में पड़ने का खतरा न मोल लेना पड़े तथा आप किसी श्रेष्ठता की विद्यमानता स्वीकार न करें। आप हाइलोजोइज्म का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आपको आस्तिकता का पल्ला न पकड़ना पड़े। अंधविश्वास ऐसा शत्रु है जिसका हमें सामना करके विफल करना होगा। हिंदू तथा मिस्र के लोग कितने ही पशुओं की पूजा किया करते थे, यह नहीं कि उनकी शल्य क्रिया कर उनका अध्ययन करें। जीव विज्ञान संसार के लगभग सभी धर्मों के पुरोहितों द्वारा प्रचारित मिथ्या सिद्धांतों के विरुद्ध संघर्ष में आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार संसार के सृष्टि के विषय में बाइबिल के तथा मिल्टन के विवरण एक पुरातन कपोल तथा कथा मात्र रह जाएंगे। शनै शनै विकास का सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति विषयक धारणा का प्रतिवारण कर देता है। इस प्रकार आप परियों, भूतों, प्रेतों, जिन्नों, दैत्यों, असुरों, अर्यानस्व, कुशंस, मत्स्यंगना, असुर, राक्षस, नट, डाकनी, वनमानुष, हूर, फरिश्ता, अप्सरा, ध्यानिष्ठ, बुद्ध इत्यादि पर मिथ्या विश्वास करना छोड़ देंगे। किसी भी जीव शास्त्री ने अपनी खोज से उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया, न ही उनका वर्गीकरण किया है। उनके आकार तथा शारीरिक क्रिया ज्ञान से हम अनभिज्ञ हैं। सभी देशों में कितने ही रोगों का कारण भूत तथा दुरात्मा को माना जाता रहा है तथा लोग स्वास्थ्य विज्ञान की अपेक्षा झाड़ फूंक का आश्रय लेते देखे गए हैं। यदि सभी स्त्री पुरुष इस सच्चाई को जान लें कि जीव शास्त्रियों द्वारा सूचित तथा परिगणित जीवों के अतिरिक्त कोई अन्य संवेदनशील प्राणी नहीं हो सकते, तो कितना अंधविश्वास मिट जाएगा। कीटाणुओं तथा जीवाणुओं से आरंभ होकर पुरुषाव वानरों तथा मेधावी मानव तक पृथ्वी पर प्राणियों की संपूर्ण सरगम है। जीव विज्ञान कुंवारी माताओं, पुनर्जीवित शवों तथा पशुओं में रूपांतरित मानवों की लोकप्रिय बेहुदा दंत कथाओं की असत्यता प्रमाणित करेगा। एक जीव शास्त्री के विद्यार्थी का विश्वास है कि मानव का अनिश्चित जनन नितांत भ्रमपूर्ण है, जो स्त्री बीज तथा गतिशील पंजुन के संयोग के बिना उत्पन्न हो नहीं सकता। एक शव में किसी भी परिस्थिति में जीवन नहीं डाला जा सकता। इसलिए आपको इन कपोल कल्पनाओं के लिए ऐतिहासिक प्रमाण जुटाने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहे कपटी तथा भ्रांतिग्रस्त इतिहासकार कुछ भी कहते रहें, इन्हें आपको असंभव तथा अविश्वास योग्य समझकर रद्द कर देना चाहिए। जीव वैज्ञानिक होने के नाते आप यह जानते हैं कि क्या संभव है तथा क्या असंभव। जीव शास्त्र के द्वारा आप जीव जंतुओं पर दया करना भी सीखेंगे। इसका अध्ययन सदा आप में अभिरुचि तथा सहानुभूति जागृत करता है। जीव शास्त्री के लिए भेड़ केवल
पशम तथा मांस मात्र, झींगा मछली स्वादिष्ट भोजन मात्र, मकड़ी केवल भयानक कुरूप जीव मात्र नहीं है, वो सभी कीट पतंगों, पशु पक्षियों, प्राणी मात्र को संघर्षशील, कष्ट पाते, भोजन खोजते, विपरीत लिंगी साथी ढूंढते, मृत्यु से डरते व्यक्ति जिनका जन्म अनचाहे हुआ है और जो अपने अल्प जीवन चक्र को इस अनंत जगत में व्यतीत करने के लिए विवश हैं, जिसे वे समझते तक नहीं है के रूप में देखने लगता है। जीव विज्ञान इसके पृथ्वी पर स्थित कोटि कोटि विविध जीव रूपों तथा उनके सौंदर्य को उद्भासित करता है, किंतु इसके साथ उनके अत्यंत गहन करुणा तथा तिक्त दुखांत का भी उद्घाटन करता है। जीव विज्ञान का एक पाठ्यक्रम आपको उदास कर देता है, परंतु साथ ही अधिक बुद्धिमान भी बना डालता है। यह आपको प्रमाणी मात्र की अनिवार्य एकता को भी हृदयंगम करने में सहायक होता है। आप अनुभव करने लगते हैं कि उनके प्रति भी आपका कोई कर्तव्य है। रॉबर्ट वंश द्वारा वर्णित एक चूहे के सुख दुख को आप समझने लगते हैं, यहाँ तक कि आप इन बेजवानों के प्रति एक कोमल सहानुभूति अनुभव करने लगेंगे, जिनका वर्णन चीनी कवि हान यू ने अपनी कोमल कविता में बड़ी मृदुता से किया है। व्यस्त प्रातःकालीन मक्खियों तथा रात्रि में विचरण करने वाले मच्छरों को क्षमा कर दें। यदि वे अपने दुष्ट व्यापार में लीन हैं, तो उनकी उड़ान एक दीवार मात्र से रोकी जा सकती है। उनका जन्म तथा मृत्यु अल्पकालिक है। आप ही के समान वे अपनी दिनचर्या करते हैं और तब पतझड़ आने के प्रथम लक्षण के साथ ही काल कवलित हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।